हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है शंखनाद स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो वायुमंडल के संगठन से संबंधित रहेगा। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी वायुमंडल है उसमें क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं। जैसे हमारी गैसेस हैं, धूल के कण हैं, वाष्प हैं। तो इन्हीं चीज़ों का हमने आज अध्ययन करना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों गैस में, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा आई है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रारंभिक अवस्था थी, तो प्रारंभिक अवस्था में जो हमारी पृथ्वी थी, ये क्या थी? एक आग का गोला थी। और जो इसका प्रारंभिक वायुमंडल था, तो उस समय इसमें दो गैसें विद्यमान थी, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। हुआ क्या कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, तो वैसे वैसे क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस था, इन दोनों गैसों में मूवमेंट शुरू हो गया। मूवमेंट शुरू होने के कारण क्या हुआ कि इन दोनों गैसों ने पृथ्वी की जो प्रारंभिक वायुमंडल था उसको छोड़ दिया। और उसके बाद फिर एक लंबे समय बाद हुआ ऐसा कि फिर पृथ्वी का जो बाहरी खोल है, तो ये क्या हो गया? ठंडा होता गया। और जब ये ठंडा होता गया, तो हुआ ऐसा कि जो जो इसकी बाहरी सतह है, ये क्या हो गई? बिल्कुल कठोर हो गई। और कठोर होने के कारण क्या हुआ कि जो पृथ्वी के अंदर जो बची हुई शेष ऊर्जा थी, इसका क्या हुआ? एक प्रकार से इस ऊर्जा का प्रस्फुटन हुआ। प्रस्फुटन हुआ। और इस प्रस्फुटन को ही कहा गया ज्वालामुखी की क्रिया। और इसी क्रिया में, इस ज्वालामुखी के साथ ही क्या हुआ कि जो हमारी नाइट्रोजन गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो वाष्प है, उसका फॉर्मेशन हुआ। अरे, आपके समझ में अभी भी नहीं आया तो एक प्रकार से आप लगा सकते हो, जिस प्रकार केतली है, गढ़वाली भाषा में कितेल। तो जब हम कितेली को क्या करते हैं कि इसको उबालते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब भी ज़्यादा ही गर्म हो जाता है कि जो तो इसका जो ढक्कन है वो अपने आप ही क्या हो जाता है कि खुल जाता है, और चाय पत्ती और या चाय गिर जाती है। तो उसी प्रकार भी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें भी ऐसा ही कोई लावा था, मैग्मा था, खनिज तत्व थे। तो उनका भी जब प्रेशर आया तो वो प्रस्फुटन के रूप में बाहर निकल गया। और उसके साथ ही तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो हमारी नाइट्रोजन गैस और जो हमारी वाष्प है, उसका फॉर्मेशन हुआ। तो इतना ही है मोटे मोटे तौर पर। मुझे लग रहा है आप सीख गए होंगे। और अब इसके बाद मैं बात करूं, तो जो नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस क्या है कि जो पादप और जंतुओं द्वारा इसका उपयोग नहीं होता है। इसी कारण जो नाइट्रोजन गैस है वो पृथ्वी में कि जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78.1%। 78.1%। उसके बाद अगली मैं बात करूं, तो नाइट्रोजन गैस जो है, इसका कार्य क्या कार्य करती है? तो ये जो है रिक्त स्थानों को, किसको? रिक्त स्थानों को भरने का कार्य करती है। और पृथ्वी में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसकी अधिकता विद्यमान होने के कारण वायुमंडल में ये वायुमंडली क्या करती है? दाब उपलब्ध कराती है। और नाइट्रोजन गैस ही क्या है? आग नियंत्रक में सहायक होती है। और लगभग ये हमारी वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली गैस है हमारी ऑक्सीजन गैस। अगर दोस्तों मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूं, तो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में लगभग 21% विद्यमान है। 21% विद्यमान है। और जो ऑक्सीजन गैस है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा आई है। बोलने का मतलब ये है कि जब हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा आई है या जैविक प्रक्रिया द्वारा आई है। दूसरी बात करें अगर ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस
हमारे श्वसन में भाग लेती है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो जीवनदायिनी गैस है। और जो ऑक्सीजन गैस है ये हमारे वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद तीसरी गैस की अगर मैं बात करूं तो तीसरे में आता है आपका ऑर्गन। ऑर्गन जो गैस है ये वायुमंडल में 0.94% विद्यमान है। और ऑर्गन गैस क्या है कि यह अपने आप में क्या है, एक निष्क्रिय गैस है। ठीक। और चौथे गैस की बात करूं दोस्तों तो चौथा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मैं बात करूं तो ये वायुमंडल में आपका 0.03% से 0.04% तक विद्यमान है। ठीक हो गया दोस्तों। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि ये है हमारी पृथ्वी। और होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस है जब इनका वायुमंडल में ज़्यादा ये उत्सर्जित होती हैं तो ये क्या करती हैं कि वायुमंडल में ये करती हैं एक खोल सा बनाती है। एक क्या बनाती है, खोल, या कह सकते हैं कि कवर सा बनाती है ऐसे का। अब बनाती हैं तो ये क्या करती है कि जो सूर्य है हमारा सन, उससे आने वाली जो विकिरणें हैं उन इससे आने वाली विकिरणों को तो आने देती है, लेकिन वापस जाने वाली जो विकिरणें हैं, जिन विकिरणों ने वापस जाना है वो पूर्णतः वापस नहीं जा पाती है। तो उन्हीं को ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो पृथ्वी की ऊष्मा, पृथ्वी तक तो ऊष्मा तो आने देती है पर वापस नहीं जाने देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या करती है, ऐसा ही कुछ करती है। तो इस कारण हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में लिखा भी है कि जो पृथ्वी से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा का विरोध करती है। अर्थात पार्थिव विकिरणों को ये रोकती है। और जिससे क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। और जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, वैश्विक तापांतर होता है। तो ये आपने मोटा मोटा लगभग चारों गैसों के बारे में पढ़ लिया है। और ये इम्पोर्टेंट भी है। पहला इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं अगले घटक की, तो अगला है जल वाष्प, वाटर वेपर। तो जो जल वाष्प है इसका जो स्रोत है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से। और जल का वाष्पीकरण होता है, मतलब जल के वाष्पीकरण से भी जल वाष्प का फॉर्मेशन होता है। और पौधों की जो पत्तियां हैं वो भी क्या करती हैं, जल वाष्प को छोड़ती है। तो उन्हीं से ही जल वाष्प का फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं जल वाष्प की बात करूं दोस्तों तो एक यहाँ पर आपको चित्र बना देता हूँ। वैसे तो इसमें स्पष्ट रूप से हो नहीं रहा है। जैसे मैंने बोला कि जल वाष्प क्या है, ये है हमारी पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक। ये है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये है हमारा 90 डिग्री साउथ पोल। तो होता क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती है कि भूमध्य रेखा पर क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। और जिस कारण यहाँ क्या होगा, वर्षा भी ज़्यादा होगी टेम्परेचर के कारण। और इस कारण यहाँ जो हमारे वन हैं, फॉरेस्ट हैं, वो भी ज़्यादा होते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमारी जलवाष्प की मात्रा विद्यमान होती है। जैसे जैसे हम पोलों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर जो है
टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर घटेगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो जो वहाँ के वन है, फॉरेस्ट हैं, ये क्या होते हैं, बिल्कुल यहाँ ध्रुवों पे जाने पे कम होते हैं, जिस कारण ध्रुवों पर क्या होती है, जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल नगण्य होती है, बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे जल वाष्प की मात्रा घटती है। इसके बाद अगली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो जल वाष्प है, तो जल वाष्प करती क्या है, जल वाष्प करती क्या है, तो इसमें लिखा है कि जो वाष्प है, वाष्प का तापमान कम होने पर संघनन होता है, अर्थात बादल बनते हैं, अर्थात बादल बनते हैं। इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये है हमारी धरातल, और रुको दोस्तों थोड़ा सा इसको और ये क्या है, ये है जल वाष्प की, ये है जल वाष्प, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो जैसे ही जो जल वाष्प है ये क्या करती है कि वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल में ऊपर जाती है, ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने से क्या होती है, ये ठंडी होती है, और जब ये ठंडी होती है तो इसमें क्या होता है, जल वाष्प में संघनन की क्रिया होती है। संघनन अर्थात वाष्प का पानी की बूंदों में बदलना ही संघनन है। और जब संघनन की क्रिया होती है तो उसके बाद क्या बोलते हैं, यह बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और बादल बनेंगे तो क्या होगी, वर्षा होगी। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो जल वाष्प है ये क्या, बिना इसके बारिश का होना भी संभव नहीं है। तो समझाने का मतलब यही है इसमें। उसके बाद दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि वाष्प क्या करती है, पार्थिव विकिरणों का विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। अर्थात इसका बोलने का मतलब ये है, एक बार दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा ये, ये हो गया, और थोड़ा सा इसको, ये तो मैंने क्या बोला कि जो जलवाष्प है ये पार्थिव विकिरणों का विरोध करती है। अर्थात जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो तो जल वाष्प पर टकरा कर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ किरणें ऐसे कर सूर्य से आने वाली किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन होता ये है कि पृथ्वी से जिन पार्थिव विकिरणों ने वायुमंडल से बाहर जाना है, पृथ्वी की सतह से बाहर जाना है, वो पूर्णतः बाहर नहीं जा पाती है। पूर्णतः क्या नहीं हो पाती है, पूर्णतः बाहर नहीं जा पाती है। तो जिस कारण क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है। और इसी कारण क्या है, इसी कारण क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। तो जो जल वाष्प के कारण ही पृथ्वी में सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो जल वाष्प क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है जल वाष्प, क्योंकि ये पार्थिव विकिरणों को पूर्णतः वापस नहीं जाने देती है। तो इतना आपकी समझ में लगभग आ ही गया होगा। उसके बाद मैं बात करूं, अगली स्लाइड है ये, अगली है धूल कण। तो धूल कण क्या है, तो वायुमंडल, जो वायुमंडलीय वायु है उसमें धूल कण क्या होते हैं, ये बोल रहा है कि जो वायुमंडलीय क्या है, वायु है, उसमें जो धूल कण है ये क्या होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ये क्या है, तैरते रहते हैं। तो जिस कारण क्या होता है कि जो हमारी इसको जो हमारी ये है सूर्य। अब सूर्य मान लो इसको, यहाँ तो इस सूर्य है, सूर्य से आने वाली किरणें जब इस डस्ट पार्टिकल पर क्या होती है, जब इस डस्ट पार्टिकल पर
टकराती है तो क्या होता है कि जो प्रकाश है उस प्रकाश का फैलाव होता है। ऐसे कर प्रकाश क्या होती है, फैलती है। और इस प्रकाश में सबसे ज्यादा जो फैलने वाले जो रंग है, जैसे 7 प्रकाश है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा जो रंग फैलती है वो है नीला रंग। तो नीले रंग का सर्वाधिक फैलाव के कारण ही आप देखते होंगे कि जो आकाश है उस आकाश का रंग नीला होता है। ठीक हो गया। तो एक कह सकते हैं कि ये धूल कण का एडवांटेज है। बिना धूल कणों के हम क्या क्या नहीं होगा, विजुअलिटी नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा, इसमें सर्वाधिक जो रंग फैलता है वो कौन सा रंग है, नीला। तो एक तो ये है कि धूल कण क्या करती है, प्रकाश को फैलाती है। और किस प्रकाश को फैलाती है, नीले प्रकाश को इसमें से सर्वाधिक फैलाती है, जिस कारण आसमान नीला रंग का दिखाई देता है। दूसरा, बिना धूल कण के विजिबिलिटी का जो दृश्यता है वो संभव नहीं है। धूल कण जब होगा तभी ये दृश्यता हम एक दूसरे को देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश का टकराव तभी तो होगा। उसके बाद की अगर मैंने स्पष्ट रूप से लिखा भी होगा कि धूल कण के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, तो ये प्रकाश को फैलाती है और नीले रंग को सर्वाधिक फैलाती है, अतः आसमान नीला रंग का दिखाई देता है। दूसरा लाभ ये है कि धूल कण क्या करती है, दृश्यता को उत्पन्न करती है। तो लगभग दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि जितना मुझसे हो पाया मैंने समझाने की कोशिश की। और अगर आप लोगों को चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़रूर आपको इस चैनल से फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ ही इस चैनल में एक ग्रुप स्टडी भी होती है, रात को 9 बजे से शुरू होती है और सुबह तक चलती है। तो आप ज़रूर